हेलो गाइस, मैं दिव्यांश निशित एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। गाइस, जैसा आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे कि आज हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020, राइट। NEP 2020 इसको डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी एग्जामिनेशंस आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस दे रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ ये एक जनरल टॉपिक है जो हर एक इंसान को, एटलीस्ट हर एक इंडियन को जरूर देखना चाहिए, जिसके बारे में आपको पता हो कि हाँ, आपके देश में जो नई शिक्षा नीति है उसमें क्या क्या बदलाव हुए और किस तरह का उसका पैटर्न रहने वाला है, राइट। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले मैं कुछ एक बेसिक बुनियादी बातें करूंगा कि सबसे पहली जो शिक्षा नीति है वो हमारी आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के बाद 1968 में आती है, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी शिक्षा नीति है वो 1986 में आती है, जिसमें कुछ एक अमेंडमेंट्स यानी बदलाव किए जाते हैं 1992 में, राइट। तो मतलब बहुत ही छोटे कुछ एक बदलाव होते हैं, इस वजह से इसको 92 को कोई बहुत विशेष या नई शिक्षा नीति के रूप में नहीं देखा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है पहली जो कि थी 1968 की, दूसरी शिक्षा नीति दैट इज 1986 की। और इसके बाद जब हम बात करते हैं तो अब हमारी जो नई शिक्षा नीति है वो 2020 की हम लोग यहां पर चर्चा करने जा रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये अराइज होता है यहां पे कि ये नई शिक्षा नीति की जरूरत अब क्यों पड़ी, राइट। ये नई शिक्षा नीति, ये जो भी चेंजेस किए जा रहे हैं इस बार अपनी एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पर। जैसे आप देख पा रहे होंगे NEP 2020 की आवश्यकता क्यों हुई, Why NEP 2020, राइट। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हालांकि हो सकता है कि आपने यहां पर और भी वीडियोस जो अवेलेबल हैं यूट्यूब पे वो आपने देखे होंगे, उसमें आपको पता चला होगा कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है इसमें क्या पैटर्न होने वाला है एजुकेशन का। बट उसके अलावा मैं थोड़ा सा यहां पर इसको इसके रूट से जोड़ने की कोशिश करूंगा, आपको थोड़ा यहां पर बताने की कोशिश करूंगा कि इस शिक्षा नीति के बदलाव की या इस नई शिक्षा नीति की जरूरत क्यों पड़ रही है, राइट। तो सबसे पहले इसको जानने से पहले, इसी क्रम में बढ़ने से पहले आपको ये जानना जरूरी है, सबसे पहले जो हम शिक्षा मंत्रालय की अगर हम बात करते हैं वो आता था HRD मिनिस्ट्री में, यानी ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, राइट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। अब चूंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है तो यहां पर नई शिक्षा नीति के लिए इस मंत्रालय का नाम ही बदल दिया गया। इस मंत्रालय का नया नाम बदल के क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, राइट, यानी शिक्षा मंत्रालय। तो अब ये पर्टिकुलर शिक्षा मंत्रालय कहलाएगा क्या, MHRD, राइट। ओके, तो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि यहां पर NEP 2020 की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए, जब हम यहां पर बात करते हैं तो भारत ने 2015 में, अब एक इंपॉर्टेंट टर्म आपके सामने देखिएगा ध्यान से, सतत विकास एजेंडा, राइट। इस टर्म को थोड़ा सा समझेंगे हम लोग, ये क्या है एक्चुअली। सतत विकास एजेंडा यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 के लक्ष्य 4 को अपनाया। तो गाइज अब यहां पर ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030, राइट, इसका लक्ष्य 4 यानी जो टारगेट नंबर 4 है वो था क्या एक्चुअली, उसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा। तो SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टारगेट 4 दैट इज विश्व में 2030 तक सभी के लिए समावेशी और गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य है। यानी ये बात हो रही है SDG का जो लक्ष्य नंबर 4 है इसको भारत ने अपनाया है कब, 2015 में, राइट, इसको पूरी तरीके से हासिल करने के लिए, ठीक है ना। It means just to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all by 2030। तो अब यहाँ पर ध्यान देने और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर जब हम SDGs की बात करेंगे और न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो इनके गोल्स हैं वो 2030 तक अचीव करने हैं, राइट। अब ये एग्जैक्टली SDG क्या है, SDG का जो टारगेट 4 है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, उसके बारे में अब थोड़ा सा हम लोग चीज़ों को जानेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें इसकी ज़रूरी हो जाती हैं सो दैट कि आप इसके रूट से आप जुड़ सकें, इसके बारे में एग्जैक्टली आपको पता चल सके कि जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति का बेसिकली जो एजेंडा है वो क्या है, राइट। या आप ये कह सकते हैं नई शिक्षा नीति की जो ज़रूरत हो रही है वो क्यों हो रही है,
इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। सो गाइज मूविंग फॉरवर्ड अब हम लोग देख लेते हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की हमने बात करी, जहां से हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी डायरेक्टली रिलेटेड है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि एक्चुअली ये SDGs क्या है, राइट। तो ये बेसिकली क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। टोटल यहां पर 17 गोल्स हैं इसके अंदर, ठीक है ना। टोटल 17 गोल्स है। मैं अभी आपको इसका एक ऑफिशियल लिंक भी आप देख रहे हो यहाँ पर मेंशन है, तो इस पे भी आप जाके आप डायरेक्टली इन गोल्स के बारे में आप देख सकते हो कि एक्चुअली SDGs है क्या, राइट। दूसरी चीज, SDG 4 फोकसेस ऑन एजुकेशन, ठीक है। यानी जब हम गोल 4 की बात कर रहे हैं, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, तो वो किस पे फोकस कर रहा है, वो फोकस कर रहा है एजुकेशन पे, यानी शिक्षा पे, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट आता है दैट इज SDG कम्स अंडर। ये किसके अंडर आता है, तो इसको ध्यान से देखिए, ये आता है यूनाइटेड नेशंस। हम सभी लोगों ने सुन रखा है ना संयुक्त राष्ट्र संघ, तो इस यूनाइटेड नेशंस का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, SDG आता है यूनाइटेड नेशन के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के अंडर, राइट। ओके, सो ये आ गई बेसिक एक चीज। अब यहां पर बात करते हैं, जब SDG की बात हो रही है तो SDG की थीम क्या है, तो थीम इसकी रखी गई है मेक द SDGs अ रियलिटी, राइट। मेक द SDGs अ रियलिटी, ओके। उसके जस्ट नीचे मैंने आपको एक ऑफिशियल लिंक दे रखा है, जो कि है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो sdgs.un.org/# गोल अंडरस्कोर सेक्शन। तो इस पे आप जाके आप डायरेक्टली SDGs के बारे में आप पढ़ सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि हाँ, ये एक्चुअली हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है डायरेक्टली ये SDG के जो गोल नंबर 4 है, जो कि एजुकेशन पे फोकस करता है, उस पे ही आधारित है ना। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे की इसकी कुछ एक इन्फॉर्मेशन को हम लोग देख लेते हैं कि यहां पर ये जो हमारा SDG 4 है उसके क्या गोल्स हैं और क्या टारगेट्स हैं, राइट, एजुकेशन को लेते हुए। गाइस एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं आपसे SDGs की बात कर रहा हूं, हर एक बुनियादी चीज की बात कर रहा हूं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बट ट्रस्ट मी, इस एक वीडियो के बाद आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में आपको एक एक इंफॉर्मेशन आपके फिंगर टिप पे रहेगी इस वीडियो के थ्रू, राइट। तो इसलिए यहां से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो पैटर्न है उसको भी अभी हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसके आगे की चीजें हम लोग देख लेते हैं। तो गाइस जैसा अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में टोटल 17 इनके गोल्स हैं, यानी 17 टारगेट्स हैं। इसमें हम बात करेंगे SDG 4 की, जो कि सिर्फ एजुकेशन पे फोकस करता है, जिसके बेस पे हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, इंट्रोड्यूस की गई है। तो यहां पर जब SDG 4 की बात कर रहे हैं तो इनकी टोटल टारगेट्स कितने हैं, टोटल टारगेट्स हैं 10, जिसमें से 7 टारगेट्स आर एक्सपेक्टेड आउटकम्स, यानी 7 अपेक्षित परिणाम हैं जो हासिल किए जाने हैं, और जो 3 बचे हुए जो 3 टारगेट्स है, टोटल 10 थे ना, 7 टारगेट्स एक्सपेक्टेड आउटकम्स हो गए और 3 टारगेट्स हो गए आर मींस ऑफ अचीविंग दो 7 टारगेट्स, राइट। यानी ये जो 3 टारगेट्स की बात करी जा रही है ये वो मींस है, यानी ये वो साधन होंगे जिनके जरिए ये 7 टारगेट्स को अचीव किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से SDG 4 के अंडर टोटल 10 टारगेट्स की हम लोग यहां पर बात करेंगे, और बहुत जल्दी उन 10 टारगेट्स को हम लोग देख लेते हैं, जिसमें 7 जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं और 3 जो मीन्स हैं जो इन आउटकम्स को अचीव करने के लिए जरूरी होंगे, ठीक है। उसके बाद हम शुरुआत करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, उसके पैटर्न के बारे में, आप लोग बहुत अच्छे से उसको कनेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इन 10 टारगेट्स को फटाफट। तो गाइज यहाँ पर अब आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि सबसे पहले तो मैंने आपको एक ऑफिशियल लिंक इसका मेंशन कर दिया है, उस लिंक को आप देख सकते हैं, उससे आप गो थ्रू कर सकते हैं, जो एग्जैक्टली SDG 4 में एजुकेशन से रिलेटेड जो भी 10 आउटकम्स हैं, जिसमें 7 एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं और जो 3 बचे हुए हैं वो 3 मीन्स ऑफ अचीविंग दोज आउटकम्स हैं। तो आप वहाँ से डायरेक्टली भी अपने आप देख सकते हैं, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। तो 7 आउटकम टारगेट्स जो हैं वो सबसे पहला टारगेट है आपके सामने यूनिवर्सल प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, यानी सार्वभौमिक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, ठीक है। तो ये पहला आउटकम टारगेट हो गया आपका, जिसके हिसाब से अगर हम बात करें तो 2030, ध्यान में रखिएगा SDG की बात हो रही है, तो 2030 तक आपके ये आउटकम्स आपको हासिल करने हैं, ठीक है। तो 2030 तक सभी को निःशुल्क, न्यायसंगत व गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा पूर्ण हो, जिससे सीखने के प्रासंगिक और प्रभावी परिणाम प्राप्त हो सके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है दैट इज अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड यूनिवर्सल प्री प्राइमरी एजुकेशन, यानी प्रारंभिक बचपन का विकास और सार्वभौमिक पूर्व प्राथमिक शिक्षा। तो
तो इस पॉइंट के हिसाब से भी आप समझ सकते हैं कि 2030 तक की बात हो रही है कि 2030 तक सुनिश्चित करना है कि सभी लड़कियों और लड़कों को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बचपन विकास, देखभाल और पूर्व प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच मिले ताकि वे प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार हों। देखिए, इसके लिए आप बहुत अच्छा है कि एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ, एक मूवी है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। इस मूवी को आप देख सकते हैं। वहाँ पर क्या है, नॉर्वे के जो अपने कानून हैं स्पेशली बच्चों को लेके, बहुत छोटे बच्चों को लेके बहुत ही सख्त है। ठीक है, वहाँ पर अपने इंडिया जैसा सीन नहीं है कि बच्चा 3, 4, 5 साल 6 साल का हो गया माँ के हाथ से खाना खा रहा है, राइट, या उस तरीके से बहुत ही लाड़ दुलार, ये सारी चीज़ें उस मूवी को आप देखोगे तो आप समझ पाओगे कि वहाँ के जो नियम कायदे कानून हैं वो एकदम अलग हैं। तो इस मूवी को आप देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट माना है SDG 4 के तहत। तो इस वजह से ये जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को भी बहुत अफेक्ट करेगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा, दैट इज इक्वल एक्सेस टू टेक्निकल, वोकेशनल एंड हायर एजुकेशन, यानी तकनीकी, व्यावसायिक और उच्च शिक्षा तक समान पहुंच होनी चाहिए 2030 तक। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, दैट इज रेलेवेंट स्किल फॉर डिसेंट वर्क, यानी अच्छे कार्यों के लिए प्रासंगिक कौशल होना चाहिए। तो अगेन ये टारगेट भी 2030 तक की ही बात करी जा रही है। रोजगार, अच्छी नौकरियों और उद्यमिता के लिए तकनीकी और व्यावसायिक कौशल सहित प्रासंगिक कौशल रखने वाले युवाओं और वयस्कों की संख्या में काफ़ी वृद्धि होगी। जब मैं आपको समझाऊंगा इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पैटर्न को, राइट, तो वहाँ पर आप ये देखिएगा, ये जो वोकेशनल एजुकेशन का पार्ट है ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज ये कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है आज के परिदृश्य को देखते हुए, बच्चों के अंदर उस एक समझ को डेवलप करना पढ़ाई के साथ साथ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है, दैट इज जेंडर इक्वलिटी एंड इंक्लूजन, यानी लैंगिक समानता और समावेशन। अगला आ जाता है हमारा यूनिवर्सल यूथ लिटरेसी, यानी सार्वभौमिक युवा साक्षरता। अब ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे जो गोल्स हैं 2030 तक अचीव करने हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट आखिरी हमारा आ जाता है 7th जो एक्सपेक्टेड आउटकम है, दैट इज एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल सिटीजनशिप, यानी सतत विकास और वैश्विक नागरिकता के लिए शिक्षा। ठीक है, तो इसके साथ साथ ये 7 जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं ये हैं इसके टारगेट्स। ठीक है, अब जो 3 मीन्स की, यानी साधनों की, जिनके थ्रू हमें 7 हमारे आउटकम्स अचीव करने में मदद मिलेगी, वो क्या है, उसमें जो पहला हमारा मीन है, मीन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी प्रभावी शिक्षण वातावरण बच्चों को दिया जाएगा जिसके तहत हम ये 7 जो हमारे टारगेट्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप ये समझ के चलिएगा कि यही सब रिलेटेड है आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से, इसलिए आप अभी बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। इन बातों को दिमाग में ज़रूर रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है स्कॉलरशिप्स, यानी छात्रवृत्ति। तो आप समझ सकते हैं कि छात्रवृत्ति भी एक बहुत ही अच्छा एक साधन है। जो बच्चे उस बैकग्राउंड के नहीं हैं या जो आर्थिक पृष्ठभूमि से कमज़ोर हैं, तो वो बच्चे भी अपनी एजुकेशन पूरी कर सकते हैं छात्रवृत्ति के थ्रू, राइट। तो ये भी इसका एक मीन है, मीन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है। नेक्स्ट आखिरी हमारा आ जाता है 10वां, दैट इज टीचर्स एंड एजुकेटर्स। तो यहाँ पर जो SDG 4 है इसके अंदर टीचर्स और एजुकेटर्स को लेके भी काफ़ी अच्छी इन्होंने अपनी चीज़ें रखी हैं, यानी 2030 तक विकासशील देशों, विशेष रूप से सबसे कम विकसित देशों और छोटे द्वीप विकासशील राज्यों में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सहित योग्य शिक्षकों की आपूर्ति में उल्लेखनीय वृद्धि करें। ठीक है, तो आई गेस आप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे कि टीचर्स एंड एजुकेटर्स के लिए भी इसमें बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एक सेक्शन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें रहेगा इनका, और इनकी भी ट्रेनिंग पर उतना ही ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो बेसिकली हमने बात कर ली जो टोटल एक्सपेक्टेड आउटकम्स और मीन्स ऑफ अचीविंग दोज आउटकम्स है। ठीक है, तो गाइस चलिए, अब यहाँ तक हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट बात कर ली, अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, एक्चुअली ये विजन है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं विजन ऑफ NEP 2020, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, इसका विजन क्या है। देखिए, अभी तक जैसा आप सभी को पता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, अभी तक हम लोग देखते हुए क्या चले आ रहे हैं, 10+2 का एक पैटर्न, एक फॉर्मेट है ना। ओके, बस इस चीज़ को ही थोड़ा देखना है और समझना है कि 10+2 से हम लोग चले आ रहे हैं, बट अब जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये फॉर्मेट क्या है, 5+3+3+4, राइट। अब आप जैसे अगर ध्यान से देखिए तो 10+2 की अगर हम बात करें तो ये टोटल 12 साल की बात कर रहा है। 12 साल की हम बात करें या बात करें फर्स्ट स्टैंडर्ड से, ये 12th स्टैंडर्ड की बात हो रही है यहाँ पर, है ना।
यानी क्लास फर्स्ट से क्लास 12 तक की यहाँ पर बात हो रही है, जो अभी तक जो हमारी एग्जिस्टिंग एजुकेशन पॉलिसी जो जिस हिसाब से हम लोग पढ़ाई करते आ रहे हैं, है ना, तो अभी तक की जो हमारी एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसके हिसाब से मान के चला जा सकता है कि 5 से 6 साल का अगर बच्चा है तो 5 से 6 साल की उम्र में उस बच्चे का क्लास फर्स्ट में एडमिशन हो जाता है एंड उसके बाद वो 12th स्टैंडर्ड तक अपनी पढ़ाई करता है। करेक्ट, इससे हम सभी बहुत अच्छे से अवेयर हैं। अब ये 5, फिर ये 3, फिर ये 3, फिर ये 4 क्या है, इसको अब देखना है, इसको समझना है कि एग्जैक्टली ये है क्या। तो गाइस आइए चलिए आप समझ लेते हैं हम लोग ये जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का फॉर्मेट है 5+3+3+4, इसको समझते हैं थोड़ा अच्छे से और बड़ा ही आसान बना के, सो दैट कि आपके दिमाग में वो चीज परमानेंटली बैठ जाए। तो देखिए, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि अभी तक जो हम लोग का एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम है दैट इज 10+2, है ना, यानी 10th क्लास 1 to 10th स्टैंडर्ड एंड उसके बाद फर्स्ट ईयर इंटर, है ना। तो अभी तक तो इस हिसाब से हम लोग की अपनी एजुकेशन हुई, बट अब ये जो न्यू एजुकेशन आ रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये क्या दे रही है 5+3+3+4। इट मीन्स कि शुरुआत के ही ये 5 साल से आपको फोकस करेंगे, राइट। यानी अब ये जो 4 स्टेजेस है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये स्टेजेस क्या है इनको समझिएगा। 5 का मतलब हो गया ये शुरुआत के 5 सालों की बात करी जा रही है, राइट। 5 साल यहाँ शुरुआत कैसे हो रही है, जैसे यहाँ पर हमारा एडमिशन बच्चे का हो रहा था फर्स्ट स्टैंडर्ड में 5 या 6 साल की एज में, है ना, 5-6 साल की एज में एडमिशन हो जाता था। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 साल से बच्चे को एडमिट किया है स्कूल में, और 3 साल से 8 साल, यानी 3 से 5 जोड़ेंगे तो 8 साल की एज तक बच्चे की पहली स्टेज दैट इज कॉल्ड फाउंडेशनल स्टेज, वो चलेगी शुरुआत के 5 सालों तक, यानी जब वो 3 साल का होगा वहां से 8 साल तक। अच्छा, इन्होंने किया क्या है, इस फाउंडेशनल स्टेज को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ध्यान से देखिए, पहला हो गया आंगनबाड़ी या प्री स्कूल या प्लेवे जिसको आप कह लीजिए, और दूसरी इसकी स्टेज हो गई क्लास फर्स्ट एंड सेकंड, राइट। अब ध्यान से समझिए, हम लोग के घरों में जो बच्चे होते हैं तो शुरुआत में अक्सर अमूमन हम लोग के साथ भी ऐसा हुआ है कि स्कूल जाने के नाम पे बच्चा कभी तैयार नहीं होता और रो के दुनिया भर की नौटंकी करने के बाद फिर उस बच्चे को उसके पेरेंट्स स्कूल छोड़ के आते हैं। सब ऐसे नहीं होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या बच्चों की अगर हम बात करें, स्कूल जाने के नाम से उनके प्राण उड़ते हैं, हाँ। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, बहुत अच्छी चीज है ये, कि बच्चे के अंदर से स्कूल जाने का डर निकालो। डर निकालेंगे कैसे, जब बच्चा 3 साल का है, उसका जब आपने एडमिशन कराया तो बच्चे को वहां जाके कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, कोई भी पढ़ाई लिखाई नहीं करनी। उसको क्या आंगनबाड़ी और प्ले स्कूल या प्लेवे का मतलब हो गया सिर्फ उसको जाके खेलना कूदना, मिट्टी में अपने कपड़े गंदे संदे करना, है ना, ये जो कुछ करना है व्हाटएवर, पढ़ाई छोड़ के वो सब बच्चे वहां पे करेंगे। कितने साल तक, 3 साल तक, यानी जब वो 3 साल का एडमिशन हुआ उसके बाद से 3 से 4 साल, 5 साल, 6 साल, यानी 3 से 6 साल तक का जब बच्चा हो रहा है तो वो 3 साल खाली मौज काट रहा है, राइट, यानी कोई पढ़ाई नहीं। तो अब यहां से फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ बच्चे के अंदर से जो एक स्कूल का डर है वो डर दूर हो गया, है ना। तो ये जो आंगनबाड़ी स्टेज है या प्री स्कूल स्टेज है, ये 3 साल की है शुरुआत के। अब चूंकि शुरुआत के 5 साल आने हैं, फाउंडेशन स्टेज में 3 साल यहां बीत गए तो 2 ही साल तो बचे। ये 2 साल में यहां पर क्लास 1 एंड 2 में बच्चे का एडमिशन होगा। और बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट क्या है, यहां पर आप देखिए अगर, तो यहां पर कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगा बच्चे का, ठीक है। तो जब एग्जामिनेशन नहीं होगा तो पढ़ाई का कोई प्रेशर नहीं होगा, बच्चा हंसते खेलते अपना पढ़ाई लिखाई करेगा। 3 साल तक तो खूब उसने मस्ती करी, खूब मिट्टी में लोटा, जो कुछ भी उसे करना हुआ, पढ़ाई छोड़ के सब कुछ किया। उसके बाद वो क्लास फर्स्ट एंड सेकंड में, जैसे ही 4था साल यानी 3 के बाद, जैसे 3 साल उसके बीते, उसके बाद जैसे ही 5वें और 6ठे साल में बच्चा आया तो 5वें साल में उसको फर्स्ट में एडमिशन मिल गया। उसने अपनी धीमे धीमे थोड़ी थोड़ी पढ़ाई शुरुआत करी। पढ़ाई शुरुआत करने के साथ एग्जाम देना नहीं था तो वो अपना वहां से पास आउट होकर आ गया सेकंड में। तो क्लास फर्स्ट और सेकंड तो उसकी यहीं पर कंप्लीट हो गई, जहां पे उसको कोई भी एग्जाम नहीं देना था, राइट। तो आप बात समझ पा रहे हैं, फाउंडेशनल स्टेज हमारी कितने साल की हो गई, 3 साल में बच्चे का एडमिशन हो और 8 साल तक, यानी टोटल 5 साल की अवस्था जो हमारी फाउंडेशनल स्टेज हो गई, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाती है हमारी दैट इज प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज को दिया गया है 3 साल, देखिए 5 + 3, है। तो 3 का मतलब क्या हो गया, यहां पर ये जो नेक्स्ट 3 इयर्स है, तो भाई 6 से 8 साल, 8 साल तक तो बच्चा यहां पे आ गया ना फाउंडेशनल में। अब 9 साल का जब बच्चा होगा तब प्रिपरेटरी में पहुंचेगा। तो यानी 8 से 9 साल की जो स्टेज है वहां से लेके 11 साल तक बच्चा रहेगा प्रिपरेटरी स्टेज। यानी 3 से 8 साल यहां पर था, उसके बाद 8 से 11 साल तक बच्चा प्रिपरेटरी स्टेज में होगा। अब यहां पर क्या होगा, देखिए क्लास 1 2 यहां हो गया, तो अब क्या बचा, क्योंकि 3 साल यहां पे निकालना है तो क्लास 3 4 एंड 5।
3 क्लासेस बच्चा प्रिपरेटरी स्टेज में पढ़ेगा और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर चूंकि फर्स्ट सेकंड में एग्जामिनेशन नहीं होता है इसलिए यहां पर उसको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, यानी थर्ड फोर्थ फिफ्थ में, ठीक है। तो उसके अंदर से एग्जामिनेशन का डर निकलेगा और साथ ही साथ थोड़ा सा उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप होगा, राइट। अच्छा, एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट यहां पर रखी गई है प्रिपरेटरी स्टेज में, यानी जब क्लास 3 4th 5th की बात आएगी तो यहां पर बच्चे के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होगी कि उसको अगर कॉन्वेंट में बच्चा पढ़ रहा है और बच्चे का जो बैकग्राउंड है वो इंग्लिश मीडियम नहीं है, राइट, वो एक अपनी क्षेत्रीय भाषा को ही समझता है, इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करता है, तो यहां पर उसके लिए एक नियम आया है कि बच्चे के ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा कि उसको इंग्लिश में ही आप पढ़ाएंगे या उसको आप अपनी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से पढ़ाएंगे। बच्चा अगर क्षेत्रीय भाषा यानी रीजनल लैंग्वेज में कंफर्टेबल है तो उसको उसकी पढ़ाई रीजनल लैंग्वेज में कराई जाएगी, राइट। ऑब्वियस सी बात है यार कि अगर बच्चे का एक डेवलपमेंट करना है तो जब तक बच्चे का इंटरेस्ट नहीं आएगा उसको आप क्या पढ़ा दोगे, है ना। तो एक अच्छा टीचर वो नहीं होता है कि जिसके पास ज्ञान बहुत सारा है और दे नहीं पा रहा है, ज्ञान थोड़ा सा है लेकिन अगर बच्चे को देने के लिए आपके पास है, आप अपनी नॉलेज को डिलीवर कर पा रहे हो, आपकी चीजें आपके स्टूडेंट समझ पा रहे हैं, वो बेस्ट टीचर होता है एज पर माई ओपिनियन, राइट। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि क्षेत्रीय भाषा में बच्चे को 3 to 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई कराई जाएगी अगर बच्चा उसमें कंफर्टेबल है तो, राइट। अदरवाइज अगर इंग्लिश मीडियम का बैकग्राउंड है बच्चे का और वो पढ़ सकता है तो उसे इंग्लिश में भी पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेज हमारी आ जाती है दैट इज मिडिल स्कूल स्टेज, जो कि अगेन 3 साल के लिए है। तो ध्यान से देखिए 8 से 11 साल तक बच्चा यहां आ चुका है, अब 11 से 14 साल ही तो बचा, तो यानी जब मिडिल स्कूल स्टेज की बात आएगी तो बच्चा 11 से 14 साल तक मिडिल स्कूल में रहेगा, ठीक है। यहां पर ये बहुत ही एक अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को एक स्टेज लगी, बहुत बढ़िया लगी यहाँ पे। जैसा हम लोगों ने एसटीजी के जो अपने टोटल हमने 10 गोल्स के बारे में पढ़ा था ना, वहां पर भी एक चीज थी जो अर्ली चाइल्डहुड के लिए थी और साथ में वोकेशनल एजुकेशन के लिए जो पॉइंट्स हमने समझे थे, अब उसको देखिएगा। क्लास 6 से 8th, भाई 3 to 5th में यहां आ गया। अब 3 क्लासेस बच्चे को यहां करनी क्योंकि ये भी 3 साल का है ना। तो 3 क्लासेस कौन सी हो जाएंगी 5th के बाद 6 7th 8th, राइट। तो 6 7th 8th बच्चा यहीं पर पढ़ेगा। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहां पर क्या है, बच्चे को वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी। वोकेशनल एजुकेशन या व्यावसायिक शिक्षा जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं, इसमें क्या क्या आ सकता है, बढ़ईगिरी, बागवानी, बिजली का काम करना, धातु का काम करना, शिल्पकारी हो गया, कंप्यूटर बच्चे को सिखाया जाएगा, ठीक है। तो इसका मकसद क्या है, देखिए 6 7th 8th स्टेज में बच्चा इतना काबिल या इतना मैच्योर नहीं होता है कि उसे ये पता हो कि हाँ उसे जिंदगी जीने के लिए पैसे 4 पैसे भी कमाने पड़ेंगे, कुछ काम करना पड़ेगा, है ना। तो उस बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ सिखा दिया जाता है, जिसको बच्चा अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेल खेल में सीख जाता है, सीख लेता है जिस काम में भी उसका इंटरेस्ट है, सो दैट कि आने वाले टाइम में अगर बच्चे को उसकी परिस्थितियों के हिसाब से अगर कभी कोई काम करना पड़े या उस समय 4 पैसे उसको कमाने पड़े अपनी जीविका के लिए, अपने घर वालों के लिए, तो वो बच्चा ये ना हो कि उसको कुछ आता ही नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा एक पार्ट है, मेरे को बहुत पसंद आया वोकेशनल एजुकेशन, जो हम लोग को नहीं मिली बट यहाँ पर बच्चों को दी जाएगी और ये बहुत अच्छी चीज होती है। इससे बच्चे के अंदर एक तो स्किल एक डेवलप होता है पर्टिकुलर किसी फील्ड के लिए, राइट, उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है, फिर बच्चा उसमें अगर आगे करना चाहे काम अपना या आगे अपना एक्सेल करना चाहे तो वहां पर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जैसे जैसे एज बढ़ती है वो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ उनके सहयोग से उनके सपोर्ट से कर सकता है, राइट। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर एक और अच्छी चीज क्या है कि यहाँ पर बच्चे के लिए एक भारतीय भाषा कोई इसको अपनी पढ़ाई के साथ साथ लेनी पड़ेगी। उस भारतीय भाषा में बहुत सारी जो भी हमारी लिस्टेड लैंग्वेजेस है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, संस्कृत भी हो सकती है, उर्दू, मैथिली, बोडो, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं हमारे हिंदुस्तान में उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज उस बच्चे को लेनी होगी, राइट। किसमें, क्लास 6 to 8 यानी जो मिडिल स्टेज है, मिडिल स्कूल स्टेज है उसमें, राइट। तो यहां पर आपको बात समझ में आई क्या हो रहा है। यहाँ पर बच्चा 3 साल के लिए आ रहा है, यानी 6 7th 8th के लिए आ रहा है, साथ ही साथ उसको वोकेशनल एजुकेशन मिल रही है जिसमें इतनी सारी उसको पढ़ाई कराई जाएगी प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ, उसके अंदर एक स्किल डेवलप किया जाएगा, फिर वो चाहे बढ़ईगिरी का हो, बागवानी का हो, बिजली का काम का हो, धातु का काम का हो, शिल्पकारी हो या कंप्यूटर हो। कंप्यूटर इन सेंस की सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नॉलेज, राइट, उसको जो भी कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं जिनका भी आने वाले टाइम में उसको फायदा मिल सकता है, राइट, उस हिसाब की उसको एजुकेशन यहाँ पर दी जाएगी उसकी पढ़ाई के साथ ही साथ एक कोई इंडियन लैंग्वेज अपनी उस बच्चे को लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो 3 स्टेजेस यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। चौथी स्टेज आती है दैट इज सेकेंडरी स्कूल स्टेज, यानी मिडिल के बाद आ जाएगी सेकेंडरी स्कूल स्टेज। अब देखिए 3 देख लिए, 5 3 3 एंड लास्ट हमारा आ जाता है 4। अब देखिए यहां तक बच्चा आके 6 7th 8th तक उसने पढ़ लिया, राइट। अब यहाँ पे कहां आएगा,
यहाँ पर ऑब्वियसली आएगा वो 9, 10th, 11th, 12th। भाई 4 साल के लिए आखिर में मौजूद है ना वो, तो 4 साल में क्या हो जाएगा, 4 साल में 14 साल से 18 साल तक की एज में बच्चा यहाँ पर पढ़ाई करेगा, यानी 9, 10th, 11th और 12th। तो देखिए यहाँ सबसे बढ़िया चीज क्या हो जाती है, अभी तक जैसे हम लोगों ने 9, 10th और 11, 12th की अपनी पढ़ाई करी, तो उसमें क्या होता था, हम लोग की स्ट्रीम हम लोग से पूछी जाती थी। यानी बच्चा अगर 10th पास हुआ है तो उसके बाद बच्चा क्या करेगा, या वो मैथ्स लेगा या बायो लेगा, राइट, कंप्यूटर लेगा, या लैंग्वेज में इंग्लिश लेगा, हिंदी लेगा, मतलब इस तरीके से साइंस साइड, इस तरीके से बच्चा साइंस साइड, आर्ट साइड, कॉमर्स साइड, जिस भी साइड वो जाना चाह रहा था, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोगों ने उस हिसाब से अपनी स्ट्रीम का चुनाव किया। बट यहाँ पर क्या है, बहुत बढ़िया चीज है, यहाँ पर इन्होंने क्या करा, इन्होंने सारी स्ट्रीम को खत्म कर दिया। ये बहुत बढ़िया चीज मुझे लगी। जरूरी नहीं है कि एक बच्चा अगर मैथ्स ले रहा है उसके साथ ही साथ वो केमिस्ट्री या मान लीजिए बायोलॉजी वो नहीं ले सकता, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करेगा बच्चे के इंटरेस्ट पे। तो अगर मान लीजिए उसका मैथ्स के साथ साथ बायोलॉजी में इंटरेस्ट है या अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, तो वो मैथ्स के साथ साथ कॉमर्स या अकाउंट्स, जो भी जिस भी फील्ड में वो जाना चाह रहा है उसको वो ले सकता है। मैथ्स के साथ उसका सोशल साइंस भी हो सकता है, अकाउंट्स भी हो सकता है, बायो भी हो सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, व्हाटएवर, जो भी सब्जेक्ट में वो कंफर्टेबल है वो ले सकता है। तो यहाँ पर कोई स्ट्रीम का झंझट खत्म हो गया, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर अगली एक चीज क्या आती है, एक फॉरेन लैंग्वेज कोई बच्चे को सिखाई जाती है। अगर बच्चे का इंटरेस्ट है तो वो कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज, चाहे वो जर्मन हो, फ्रेंच हो, रशियन हो, राइट, इस तरह की कोई भी अगर लैंग्वेज है वो बच्चा सीखना चाहता है तो वो सीख सकता है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है, राइट, आज के सिनेरियो को देखते हुए। तो ये कुछ ही बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं। हाँ, एक और बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर अभी तक क्या होता था कि जो 9, 10 फर्स्ट ईयर इंटर के हमारे एग्जामिनेशंस होते थे वो ईयरली होते थे, है ना। तो जैसे हम लोगों ने ही जब दिए, तो हम लोग क्या होता था कि जब भी हमारे एग्जाम्स, एनुअल एग्जाम्स, वार्षिक परीक्षाएं होनी हुई, तो उसके 2 महीने 3 महीने पहले ही हम लोग की आंखें खुलती थी और उसी में पढ़ाई शुरू होती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा ही होता था। बट यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इसको सेमेस्टर सिस्टम कर दिया। सेमेस्टर सिस्टम मतलब 6 महीने पे एग्जामिनेशन होगा। सो बच्चों के अंदर एक परमानेंट एक वो अलर्ट रहेंगे कि यार 6 महीने में हमारा एग्जाम है, उसको हमें क्वालिफाई करना है, राइट। तो वो टर्म एग्जामिनेशन जो उनके होंगे वो सेमेस्टर बेसिस पे होंगे, यानी 6 महीने पे होंगे। तो इसलिए बच्चा यहाँ पे अपनी पढ़ाई को लेकर अवेयर रहेगा और अलर्ट रहेगा। तो ये बड़ा अच्छा सा एक सिस्टम रहा, जिसमें मेरे को, अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं, तो मेरे को ये तीसरी स्टेज इसकी बहुत पसंद आई। इसमें जो इन्होंने वोकेशनल एजुकेशन का इन्होंने पार्ट रखा है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, राइट। तो ये तो हम लोगों ने बात कर दी स्कूल स्टेज की, या हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अपने जो फॉर्मेट है 5+3+3+4 की, ठीक है। अब इंटर पास होने के बाद हमारा नंबर आता है हमारी हायर एजुकेशन का, राइट, जहां पे हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, डिप्लोमा होता है, बहुत सारी चीजें होती है ना। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा हायर लेवल होगा एजुकेशन का, उसमें क्या चेंजेस आएंगे इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद। तो गाइस, जब हम यहाँ पर एनईपी के हिसाब से, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला पॉइंट जो बड़ा अच्छा पॉइंट है, मल्टी डिसिप्लिनरी यूजी प्रोग्राम्स। जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि जब फर्स्ट ईयर और इंटर की अपन ने बात करी थी, फर्स्ट ईयर 12th की, तो वहां पर क्या था, वहां पर स्ट्रीम खत्म कर दी गई थी ना, नो स्ट्रीम। तो इट मींस कि ना कोई कॉमर्स है, ना कोई साइंस है, ना कोई आर्ट्स है ना। तो जब वहां पे स्ट्रीम खत्म हो गई, तो इट मींस कि ग्रेजुएशन आते हुए ग्रेजुएशन में भी मल्टी डिसिप्लिनरी का एक ऑप्शन आपके सामने रहेगा। यानी यहाँ पर जो भी अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लेने वाले जो भी बच्चे होंगे, जो भी स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए भी कोई बीए, बीएससी, जो बीकॉम अभी तक हम लोग देखते थे ना, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए नहीं हुआ करेगा, ठीक है। यहाँ पर सिंपल उनको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। ग्रेजुएशन की डिग्री में बीए, बीएससी, बीकॉम नहीं होगा, राइट। अगर बच्चा मैथ्स के साथ कॉमर्स लेना चाह रहा है तो वो ले सकता है, मैथ्स के साथ वो ज्योग्राफी लेना चाह रहा है, या कॉमर्स के साथ वो ज्योग्राफी लेना चाह रहा है, जो भी उसका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है वो ले सकता है। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं, जो अभी तक हम लोग के ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स है, ये खत्म हो जाएंगे, यानी मल्टी डिसिप्लिनरी यूजी प्रोग्राम्स आ जाएंगे। तो ये बहुत ही एक अच्छी पहल है, ये भी चीज मेरे को बड़ी अच्छी लगी यहाँ पर। उसके बाद आते हैं, जब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्रेजुएशन की, तो यहाँ पर बीए, बीएससी, बीकॉम की मार्कशीट नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट मिलेगी, जो कि मल्टी लेवल एग्जिट के साथ है। मल्टी लेवल एग्जिट का मतलब समझिएगा। मल्टी लेवल एग्जिट का मतलब समझने के लिए बहुत बढ़िया से आपको मैं बता रहा हूँ। मूवी हम लोगों ने देखी है मैं हूं ना, शाहरुख खान वाली, है ना। तो वहां पर क्या होता है कि जब शाहरुख खान को जो उसके जो ऑफिसर होते हैं, वो अपनी बेटी यानी संजना की सेफ्टी के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए भेजते हैं, तो वहां पर क्या बहाना बनाया जाता है कि किसी कारणवश या कोई परिस्थितियोंवश मेजर राम को अपनी पढ़ाई उस टाइम पर छोड़नी पड़ी थी, जिसको अब मेजर राम इतने सालों बाद पूरा करने आए हैं, राइट। तो बस बिल्कुल वही समझ लीजिए कि मल्टी लेवल एग्जिट कुछ वैसा ही है कि जहां पर मान लीजिए किसी बच्चे ने एडमिशन लिया ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में,
और वो फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते करते उसकी स्थितियां ऐसी नहीं बची कि वो अपने बाकी के 3 साल कर पाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 1 साल करने के बाद उसकी डिग्री बेकार हो गई, राइट, या उसको कुछ मिलेगा ही नहीं। जैसा अभी के डेट में अगर हम बात करें तो अगर ग्रेजुएशन हम लोगों ने किया है, बीएससी, बीकॉम, बीए, व्हाटएवर जो भी हमने किया है, तो अगर वो 3 साल का नहीं है तो हमारे लिए ग्रेजुएशन नहीं हो, है ना। तो यहाँ पर वो ये नहीं है, 1 साल अगर वो बच्चा कंप्लीट करता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन, राइट। वहीं पर अगर वो बच्चा 2 साल कंप्लीट कर लेता है और 2 साल बाद उसको किन्हीं कारणवश अपनी पढ़ाई को छोड़ना पड़ता है, तो वहां पर उसको डिप्लोमा का एक रिपोर्ट कार्ड मिलता है, ठीक है, उसको डिप्लोमा मिल जाएगा। उसके बाद अगर वो मान लीजिए 3 साल वो कर लेता है तो 3 साल पे उसको डिग्री मिल जाएगा, राइट। तो डिग्री, ये वो डिग्री होगी 3 साल वाली कि अगर वो कहीं पर भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जहां पर भी ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है उसके लिए उसको 3 साल का करना पड़ेगा, जैसा अभी के डेट में मौजूद है, राइट। तो यहाँ पर कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर हम बात करें, राइट, या किसी भी कंपटीशन के लिए अगर हम बात करें, तो वहां पर अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें तो 3 साल तो मिनिमम रिक्वायर्ड है, राइट। तो ये 3 साल क्या होगा, डिग्री उसको मिल जाएगी। और तीसरे के बाद अगर 4 साल भी वो करता है तो चौथे साल में उसको रिसर्च, वो अपने जो भी उसका डिसिप्लिन होगा, जो भी उसका सब्जेक्ट होगा, उसमें वो रिसर्च करेगा और उसको रिसर्च की डिग्री मिलेगी, ठीक है, या रिसर्च इन ग्रेजुएशन या रिसर्च ऑफ ग्रेजुएशन जो भी होगा वो उसको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यानी यहाँ पर जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम है वो बेसिकली 4 साल का होने वाला है, जिसमें 1 साल पे सर्टिफिकेट, 2 साल पे डिप्लोमा, 3 साल पे डिग्री और चौथे साल पे रिसर्च उसको कंप्लीट करने के साथ मिलेगा, ठीक है। अच्छा, मीनवाइल जो मैंने आपको मेजर राम का यानी मैहुना का एग्जांपल दिया था, तो उसमें क्या हुआ था कि जैसे मान लीजिए 2 साल बाद वो बच्चा चला गया और उसको कुछ पैसे की जरूरत थी, उसने कुछ काम धाम करने के लिए किया, 4-5 साल बाद वो फाइनेंशियली स्टेबल हो गया और वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहता है, तो अब वो 4-5 साल बाद सेकेंड ईयर के बाद फिर से फर्स्ट ईयर नहीं करेगा, वो सेकेंड ईयर के बाद डायरेक्टली वो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में एडमिशन ले सकता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एक पॉइंट हो गया कि यहाँ पर बच्चे की पढ़ाई वेस्ट नहीं हुई, टाइम वेस्ट नहीं हुआ, और अकॉर्डिंग टू हिज और हर सिचुएशन, जो भी उसके सर्कमस्टांसेस हैं उसके हिसाब से वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ग्रेजुएशन की बात आ गई। ग्रेजुएशन के बाद अगर हम बात करते हैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो यानी परास्नातक, तो या तो ये 1 साल का होगा या 2 साल का होगा। देखिए अभी का सीन क्या है, अभी का सीन सिंपल सा ये है कि बीए, बीएससी, बीकॉम की अगर हम बात करें तो 3 साल का ये हो गया। फिर अगर हम एमए, एमएससी, एमकॉम की बात करें तो 2 साल, यानी टोटल 5 साल का होगा ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इस 5 साल के टेन्योर में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, मतलब 5 साल यहां पर भी ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन रहेगा। मान लीजिए अगर आपने 3 साल का ग्रेजुएशन किया है तो आपको 2 साल पीजी में देना पड़ेगा, समझ गए। और अगर आपने 4 साल का ग्रेजुएशन किया है तो आपका 1 साल में पीजी हो जाएगा, यानी 1 साल के लिए आपको पीजी में एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से 3, 2, 5, 4 और 1, 5, यानी जब हम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो उसके लिए देना पूरा टाइम हमें 5 साल ही पड़ेगा, ठीक है। ओके, उसके साथ ही नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर एमफिल को खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। एमफिल जो आज की डेट में है मास्टर्स ऑफ फिलोसफी, इसको खत्म कर दिया जाएगा। उसके साथ ही अगर पीएचडी करना चाहता है कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट, तो उसके लिए उसको मिनिमम तो या तो उसके पास 4 साल का डिग्री कोर्स हो या उसके पास पीजी हो। अगर पीजी की डिग्री है तो वहां पे वो पीएचडी आराम से कर सकता है, ठीक है। दूसरी एक और चीज है, दैट इज 2030 तक स्कूली शिक्षकों के लिए कम से कम जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा दैट वुड बी 4 इयर्स बीएड प्रोग्राम, राइट। यानी 2030 तक, अभी तक का तो चल रहा है कि बीएड हम लोगों ने कर लिया, जैसे 2 साल का हो गया तो उसमें मान लिया गया, डीएलएड कर लिया 2 साल के लिए मान लिया गया, बट आने वाले टाइम में 2030 तक जो स्कूली शिक्षक होंगे यानी स्कूल टीचर्स होंगे उनके लिए मिनिमम 4 इयर्स का बीएड प्रोग्राम जरूरी होगा, ठीक है। तो चलिए इसके साथ ही हम लोगों ने हायर एजुकेशन को देख लिया। अब इसके साथ कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जो बचे हुए हैं एनईपी से रिलेटेड, उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कंक्लूड करते हुए हम लास्ट कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, जो एक कंक्लूजन भी हम कह सकते हैं इसका। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने रिजल्ट पोर्शन लिखा हुआ है। तो जो एक स्कूल का बच्चा है उसके लिए रिजल्ट की कौन से मानक रहेंगे, किन आधारों पे उसका रिजल्ट या रिपोर्ट कार्ड जिसको हम कहते हैं वो तैयार किया जाएगा। तो इसके लिए कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दैट इज मार्क्स। पहला तो उसका जो परफॉर्मेंस है एग्जामिनेशन में वो कैसा है। दूसरा, वो सेल्फ असेसमेंट भी करेगा। सेल्फ असेसमेंट क्यों? क्योंकि एक एज के बाद जैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जब हम करके निकलते हैं, जब हम अपनी जॉब में आते हैं, राइट, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करते हैं, तो वहां पे बहुत सारे डिसीजंस हमको खुद से लेने होते हैं कि क्या चीज हमारे लिए सही होगी और क्या चीज गलत होगी, राइट। तो बस वही काइंड ऑफ सेल्फ असेसमेंट है। कोशिश करी जाएगी कि एक बच्चे के अंदर स्कूल टाइम से ही सेल्फ असेसमेंट की एक एबिलिटी डेवलप, राइट,
जो कि एक बहुत ही अच्छा एक पार्ट है। वो बच्चा सबके साथ बेईमानी कर सकता है, खुद के साथ बेईमानी नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज फ्रेंड्स असेसमेंट, कि वो बच्चा जो होगा उसके साथ जो उसके फ्रेंड्स होंगे, जो उसके सहपाठी होंगे, वो भी उसको एवेलुएट करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस को, उसकी पढ़ाई को, उसकी हर एक चीज को, ओवरऑल उसके बिहेवियर को। तो वहां पे बहुत ही अच्छा एक पॉइंट है, जिसके साथ ही साथ बच्चे के अंदर क्या होगा, स्कूल टाइम से ही एक सोशल होने की जो एक उसके अंदर चीजें है ना, कि वो डेवलप होंगी। वो अपने आसपास के बच्चे जो और बच्चे हैं उनसे इंटरेक्ट करेगा, उनसे बातचीत करेगा और कोशिश करेगा सबसे एक अच्छा व्यवहार उसका बन के रह सके, सो दैट कि जो फ्रेंड्स असेसमेंट उसका होगा तो उसमें भी उसको एक अच्छे मार्क्स, उसके साथ के जो सहपाठी हैं, उसके जो और बच्चे हैं उसकी क्लास में, वो उसको अच्छा रेट करे, ठीक है। एंड द लास्ट दैट इज टीचर असेसमेंट, की टीचर भी उसको ऑब्वियसली असेस करेगा। तो ये कुछ एक पैरामीटर्स हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से बहुत ही अच्छे हैं यार। मेरे को न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर आप बात करें तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि बहुत ही अच्छे इसमें चेंजेस किए जा रहे हैं, और ये डेफिनेटली हमारी आने वाली जनरेशंस को बहुत इसका फायदा मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एक पॉइंट्स देखिएगा कि एनईपी का जो मुख्य उद्देश्य है, रटने की प्रथा जो अभी तक चलता चला आ रहा है, कि सिर्फ बच्चे मार्क्स के लिए फोकस करते हैं, पेरेंट्स मार्क्स के लिए फोकस करते हैं कि मेरे बच्चे के 98% आ जाए, 100% आ जाए, उसके लिए बच्चा पता है उसको कि ये क्वेश्चंस आने हैं, या लिमिटेड जो भी उसके चैप्टर्स हैं, वो बच्चों के अंदर याद करने की ऐसी क्षमता है, उनको समझ में नहीं आता है, बट सिर्फ याद करके और वहां पे एग्जामिनेशन में अपने लिख के बस खाली उनको मार्क्स लाने होते हैं। उनको ये उससे मतलब नहीं होता है कि एक्चुअली वो जो क्वेश्चन वो कर रहे हैं वो उसको एक्चुअली उसको उसका ज्ञान भी है कि ये क्वेश्चन होगा कैसे, है ना। तो बस रटने की प्रथा से हटके वास्तविक समझ डेवलप करना उसके अंदर और ज्ञान की ओर ले जाना, यानी जो उसके अंदर एक सिचुएशन को लेके, उस क्वेश्चन को लेके, उस कॉन्सेप्ट को लेके जो उसकी एक थिंकिंग है, उसकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, उसको डेवलप करना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है दैट इज सेमेस्टर सिस्टम। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि पहली चीज तो फायदा ये है कि बच्चा अपने एग्जामिनेशन को लेके परमानेंट अलर्ट रहेगा कि हर 6 महीने के एग्जाम्स है। उसके साथ ही साथ दूसरा एग्जाम उसका जो प्लस पॉइंट है दैट इज मैक्सिमम सब्जेक्ट्स का एक्सपोजर मिलेगा। भाई जब 2 सेमेस्टर्स होंगे तो एक सेमेस्टर में कुछ सब्जेक्ट्स होंगे, कुछ सेकंड सेमेस्टर में, तो मैक्सिमम सब्जेक्ट्स का एक्सपोजर भी उस बच्चे को मिल सकेगा इस सेमेस्टर सिस्टम के थ्रू, राइट। ओके, नेक्स्ट है इंडियन साइन लैंग्वेज को देश भर में मानकीकृत किया जाएगा। यानी इंडियन साइन लैंग्वेज क्या होगी, जो भी मूक बधिर बच्चे होते हैं ना, तो वो जो मूक बधिर बच्चे होते हैं, यानी डेफ एंड डम टाइप के जो बच्चे होते हैं, उन्हीं के लिए इंडियन साइन लैंग्वेज को प्रमोट किया जाएगा देश भर में, ठीक है। उसके साथ ही साथ टीचर्स के लिए सीपीडी समझिएगा, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी सतत व्यवसायिक विकास, टीचर्स के लिए भी बहुत जरूरी प्रोग्राम होगा, जो लगभग हर वर्ष 50 घंटों का कार्यक्रम होगा, जो हर टीचर को उसमें क्वालिफाई करना ही करना होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छी चीज है टीचर्स एंड एजुकेटर्स के लिए भी। नेक्स्ट आ जाता है दैट इज वर्ल्ड वाइड टॉप 100 यूनिवर्सिटीज भारत में अपने कैंपस खोल सकेंगे, उनको परमिशन मिलेगी अपने कैंपस खोलने के लिए, ठीक है। उससे फायदा क्या होगा, जो हमारे भारत की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको एक अच्छा कंपटीशन मिलेगा वर्ल्ड वाइड, चूंकि टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, 100 यूनिवर्सिटीज की बात करी जा रही है, तो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज होंगी, उनके साथ एक अच्छा कंपटीशन होगा और हमारी यूनिवर्सिटीज भी आगे बढ़ के आएंगी। हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो अच्छे से एक कंपटीशन में आके अपने आप को सुधारने का एक मौका मिलेगा, तो बहुत अच्छी चीज है। नेक्स्ट है दैट इज ओपन स्कूलिंग एंड ओपन डिस्टेंस लर्निंग को बढ़ावा देना। तो सिंस प्रोग्राम ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये पूरी एजुकेशन सिस्टम को ही लेके लागू की जा रही है, तो यहाँ पर जो बहुत सारे बच्चे हैं जो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से वंचित हैं, राइट, बहुत ही रूरल बैकग्राउंड में है, या मान लीजिए उनके आसपास कोई ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है जहां पर वो अपनी स्कूलिंग अच्छे से कर सकें या अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छे से कर सकें, तो उसके लिए उनको ओपन स्कूलिंग या ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स के तहत उनको प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है जो टारगेट रखा गया है, वो केंद्र और राज्य सरकारें आपस में मिलके जो कुल शिक्षा पर व्यय है वो हमारी जीडीपी का 6% होना चाहिए, जो अगर हम आज की डेट में बात करें तो 4% के आसपास कहीं बैठता है उसका कुछ फिगर, ठीक है। तो 6% अगर कुल जीडीपी की हम बात करें तो बहुत ही अच्छा एक अमाउंट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर इतना इन्वेस्टमेंट हमारे एजुकेशन सिस्टम पे होगा, हमारे इंडिया में होगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, बहुत डेवलपमेंट होगा और उसका फायदा बच्चों को, टीचर्स को और हमारे पूरे देश को बहुत ही अच्छे से होगा। तो आई गेस कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो उम्मीद करता हूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड अब शायद ही कोई ऐसा डाउट होगा जो आपके सामने बचा होगा कि ये एजुकेशन पॉलिसी कहां से आई, क्यों आई, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, राइट।
इसके क्या क्या टारगेट्स अगर हमने बात करी है, एसडीजीज की बात करी है, तो वो क्या रहे हैं, है ना। उसके साथ ही साथ जो हमारा जो फॉर्मेट है 5+3+3+4 उसको हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। उसके साथ ही जो हमारी हायर एजुकेशन है वो क्या है, ओवरऑल जो हमारे क्रक्स है, जो हमारे जो की पॉइंट्स है कि हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या है, वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब इसी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।